नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन ऑफ स्टोरीज में। दोस्तों ये कहानी है ये प्यार नहीं आसान और इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों ये 11वां पार्ट है। तो दोस्तों इससे पहले के पार्ट आप जब तक नहीं पढ़ेंगे ये कहानी आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको इससे पहले के सारे पार्ट पढ़ने हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के इसके सारे पार्ट्स पढ़ लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। ताऊ जी, मैंने शादी को लेकर आपसे कोई सवाल नहीं किया, लेकिन बिना भैया से मिले शादी भी नहीं करूंगा। मेरी बात सुनकर ताऊ जी का तो खून खोल उठा था, पर शायद उस वक्त उनके पास मेरी बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने ताई जी की ओर देखा और अस्पताल का पता बता दिया, साथ ही हिदायत दी कि जल्दी वापस आकर काम में उनका हाथ बटाऊं। मैंने गाड़ी ली और तुरंत बड़ी माँ के साथ अस्पताल चल दिया। रास्ते भर में भैया के साथ बिताए अपने बचपन के दिनों को याद करता रहा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उन्हें गले लगाकर जी भर के रो लूं। जितनी सफर में गाड़ी दौड़ रही थी उससे कहीं तेज मेरा मन दौड़ रहा था भैया से मिलने के लिए। ताई जी मेरे साथ ही बैठी थी, पर शायद वह भी मेरी तरह भैया के ख्यालों में खोई हुई थी। हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, पर हम दोनों के दिलों दिमाग में बस भैया की ही बातें चल रही थी। रास्ता कब कटा कुछ पता ही नहीं चला। वहां पहुंचकर पहले डॉक्टर से मिला और उन्हें अपना परिचय देते हुए सारी बात बताई, तो उन्होंने कुछ जरूरी हिदायतों के साथ हमें उनसे मिलने की इजाज़त दे दी। हम उनके पास गए तो देखा कि जितेंद्र भैया एक अलग कमरे में खामोश कमरे की छत निहार रहे हैं। उस कमरे में ज़्यादा जगह नहीं थी, ना ही उनकी देखभाल करने वाले। हमें देखते ही भड़क गए, पर हिम्मत करके मैं उनके पास गया। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, भैया। तो वे मेरी तरफ पलटे। मैं उनकी हालत देखकर घुट रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुझे देखकर वो किसी बच्चे की तरह से रोने लग गए और मेरे गले लगकर बोले, छोटे, पिताजी ने मेरी शारदा छीन ली, मुझे उससे मिलवा दो। ताई जी यह सब देख नहीं पाई और रोते रोते बाहर चली गई। भैया बहुत देर तक मेरे गले से लगकर बच्चों की तरह सुबकते रहे। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें समझा बुझा कर बाहर आया और फिर ताई जी को समझा कर मैंने वहीं बैठा कर डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया। डॉक्टर ने बताया कि भैया पूरी तरह से अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं और बताया कि यहाँ ना तो इसका इलाज मुमकिन है और ना ही देखभाल। और तो और भैया कभी भी किसी और या फिर खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं भैया को खोना नहीं चाहता था, भले ही दुनिया के लिए वे पागल थे, पर मेरे अपने छोटे को वह इस हालत में भी पहचानते थे। और थोड़ी सी देर पहले जिस तरह मेरे पास आकर दुबक गए थे, उन्हें देखने के बाद मैं उन्हें वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। मैंने डॉक्टर से किसी अच्छे अस्पताल के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में एक अस्पताल है जहां उनके जैसे लोगों का देखभाल की जाती है, जो यहाँ से लाख गुना बेहतर है और वहाँ इलाज भी बेहतर था, जहाँ उनके ठीक होने की गुंजाइश भी ज़्यादा थी। मैंने डॉक्टर से जल्दी लौटने और भैया को वहाँ शिफ्ट करने की बात की और साथ ही ताऊ जी को कुछ भी ना बताने की हिदायत दी और वापस आ गया। भैया ने ताई जी से बात नहीं की। इस बात से ताई जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। अस्पताल से आने के बाद वह बीमार रहने लगी। इन मुश्किल हालातों में मेरी और अनुराधा की शादी हो गई। अनुराधा को वही ताई जी की देखभाल करने के लिए छोड़कर मैं शहर वापस आ गया। यहाँ आकर मैं उस अस्पताल की तलाश करने लगा ताकि जल्द से जल्द भैया को वहाँ शिफ्ट कर सकूं। वहाँ ताई जी की तबीयत लगातार खराब होने लगी। बेटे की इस हालत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चली गई। आखिरी वक्त में उनसे मिल भी नहीं पाया। संकल्प ने पूछा, डैडी, क्या ताऊ जी अब ठीक है? नहीं बेटा, आज भी उन्हें शारदा का इंतजार है। सृष्टि बोली, डैडी जी, क्या किसी ने शारदा को ढूंढने की कोशिश की? ऐसा कहते हुए वह संकल्प के डैडी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करने लगी। संकल्प के डैडी बोले, बेटा, कौन करता?
भैया की यह हालत हो गई थी। बड़ी माँ भी नहीं रही। मैंने कुछ दिन कोशिश की, पर उनका कहीं पता नहीं चला। ना हमारे गाँव वालों को, ना ही उनके गाँव वालों को, किसी को भी कुछ नहीं पता था कि शारदा और उनकी माँ कहाँ गई हैं। ताई जी के जाने के बाद ताऊ जी बहुत अकेले पड़ गए। हालांकि अनुराधा उनकी सेवा करती थी, पर ताऊ जी को टीबी की बीमारी ने ऐसा जकड़ा कि फिर उनकी मौत के बाद ही उन्हें मुक्ति मिली। सारी जमीन जायदाद उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। उनकी मौत के बाद अब मेरा वहाँ रहने का कोई वजह नहीं थी। मैंने भी वहाँ सब छोड़ छाड़ कर यहीं पर ही अपना बिजनेस शुरू किया। मैं वहाँ से आते समय काका अपने परिवार की तस्वीरें और कुछ पुरानी यादों को साथ में लेता आया। ताई जी ने मुझे एक दरी भी दिखाई थी और उन्होंने बताया था कि उसे शारदा ने भैया के लिए बनाई थी। मैं उसे भी अपने साथ उनकी याद के रूप में ले आया, ये सोचकर कि शायद कभी भगवान को अपनी गलती का एहसास हो और किस्मत से इसे देखकर भैया ठीक हो जाएं। पर उस दरी को देखकर भैया की हालत और खराब हो गई, इसलिए मैंने उसे चुपचाप अलमारी में रख दिया। तुम्हारी माँ अनुराधा बहुत समझदार थी। मैंने भी उससे कभी कुछ नहीं छुपाया। एक सच्चे जीवन साथी की तरह मेरे हर फैसले में वह मेरे साथ थी। तुम्हारा जन्म हुआ तो हम बहुत खुश थे। काफी हद तक जिंदगी पटरी पर आ गई थी और पुराने जख्म भरने लगे थे। मैं जब भी मौका मिलता भैया से मिलने जाता रहता। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, डॉक्टर, दवाइयाँ, सब, पर भैया की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ था। हाँ, एक तसल्ली थी कि उनकी देखभाल अच्छी तरह से हो रही थी और वह मुझे आज भी उतना ही प्यार करते थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। जब तुम्हें लेकर पहली बार मैं और अनुराधा उनसे मिलने गए, तो तुम्हारी माँ बहुत डर रही थी तुम्हें उनकी गोद में देने से। लेकिन जब तुम्हें उनकी गोद में दिया, तो उन्होंने बड़े प्यार से तुम्हारा माथा चूमा और तुम्हारे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह हमारा राजा बेटा है, बहुत नाम करेगा। और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने ही कहा कि आज के बाद इसे यहाँ कभी मत लाना, ना ही मेरे बारे में इसे कुछ बताना। कभी कभी लगता है कि वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, पर अगले ही पल वह कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। सृष्टि ने बीच में टोकते हुए कहा, पर डैडी जी, मम्मी जी को क्या हुआ था? संकल्प के डैडी उनके सवाल को जानते थे। उन्होंने पहले संकल्प को देखा, फिर सृष्टि को। अरे सृष्टि, बताया तो था, मोम का एक्सीडेंट हुआ था। जब मैं छोटा था, डैडी बाहर गए थे। उन्हें कार चलाने ठीक से नहीं आती थी, पर उस दिन काका से जिद कर बैठी कि आज मैं खुद गाड़ी चलाकर जाऊंगी बाजार, और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। नहीं संकल्प, उस रात एक्सीडेंट नहीं हुआ था। संकल्प ने अपने डैडी की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी ने उनकी यादों को उसके सीने से खुरचकर छीन लिया हो। संकल्प के डैडी ने कहा कि वह एक्सीडेंट नहीं था। संकल्प एक बार को तो यकीन ही नहीं कर पाया कि आखिर उसके डैडी कह क्या रहे हैं। उसने हैरानी भरे शब्दों में कहा, लेकिन डैडी, आपने ही तो कहा था कि हाँ, कहा था, और कहता भी क्या, तुम तब बहुत छोटे थे। वह अक्सर बहकी बहकी बातें किया करती थी, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। डॉक्टरों से इलाज करवाता रहा, पर उसके मन की ना जान सका। काम में इतना बिजी हो गया कि खाने कमाने के सिवाय दूसरी कोई बात सूझी ही नहीं। अनुराधा को घर सजाने का बहुत शौक था। वह जहाँ कहीं भी जाती थी, तो वहाँ से कुछ ना कुछ घर सजाने के लिए ज़रूर लेकर आती थी। वह मुझे उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से हर छोटी-बड़ी बात बताना चाहती थी, पर मैं नहीं समझ पाया। कभी काम और कभी समय की कमी का बहाना बनाकर उसे अनसुना करता गया। वह अक्सर बीमार रहने लगी थी और जब भी बीमार होती तो एक बात ज़रूर कहती थी, वह मुझे भी नहीं छोड़ेगी। इस घर ने उसका बहुत अपमान किया है, वह मुझे भी नहीं रहने देगी। उसकी बद्दुआ मुझे मार देगी।
मैं उसे समझाता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर तुमसे क्या दुश्मनी, और तो और वह तो तुम्हें जानती भी नहीं। लेकिन मैं उसके दिल से वह खौफ नहीं निकाल पाया। बड़ी माँ से उसने उस दिन की पूरी घटना सुन रखी थी, जिस दिन शारदा को हवेली से निकाला गया था, और उसे यही लगता था कि वह शारदा और जितेंद्र के बीच में आ गई है, जिससे उसकी आत्मा उसे जीने नहीं देगी। गांव वाले अक्सर बातें करते थे कि शारदा और उसकी माँ दोनों ने खुदकुशी कर ली। यह बात अनुराधा के दिमाग में भी पूरी तरह से भर चुकी थी। वक्त के साथ इस वहम ने बीमारी का रंग ले लिया। वह उसका वहम था या हकीकत, पर मैं उसे समझ नहीं पाया और ना ही उसे बचा पाया। यह कहते हुए वे फूट फूट कर रो पड़े। साथ ही उनकी आंखों में एक अजीब तरह का गुस्सा भी झलकने लगा। वह गुस्सा क्यों था और किसके लिए था, यह किसी को भी समझ में नहीं आया। अपने डैडी को रोता देख संकल्प से नहीं रहा गया। वह उठकर उनके पास आया और बोला, अक्सर हम अपनों को ही नहीं समझ पाते डैडी। हालांकि अपनी माँ की मौत का यह सच जानकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतने सालों से उसके डैडी ने उससे क्या क्या छुपा कर रखा। उसे अपनी माँ की मौत का सच भी नहीं पता था, पर उस वक्त उसने खुद को शांत रखा। तब तक सृष्टि पानी का गिलास ले आई और संकल्प को दिया, और संकल्प ने अपने डैडी को दिया। पानी पीकर उन्हें कुछ ठीक लगने लगा। वे संकल्प का हाथ पकड़कर बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया। उस दिन मुझे मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा, और सुबह से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। एक बार तो मेरा भी मन हुआ कि मैं घर पर ही रहूं, लेकिन थोड़ी देर बाद वह खुद ही बोली कि जाओ अपना काम पूरा करो, मैं ठीक हूँ, फिर काका तो हैं, मुझे कुछ होगा तो फ़ोन करवा दूंगी। लेकिन अनुराधा, मैं घर के बाहर नहीं बैठा रहूंगा, दूर जा रहा हूँ। पर वह बड़े अधिकार से बोली, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ, देखो ना। मैंने उसकी गहरी आंखों को पढ़ने में फिर गलती कर दी। वह बहुत बीमार थी, लेकिन काम के प्रति मेरे जुनून को भी जानती थी, इसलिए जानबूझकर मुझे रोका नहीं और जाने दिया। शाम तक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। उसे शारदा की बातें बार बार याद आने लगी। काका ने कहा कि वह जाकर दवा ले आए या छोटे ठाकुर को फ़ोन करे, पर उसने साफ मना कर दिया, और काका को कसम भी दे दी कि वह मुझे फ़ोन ना करे। पता नहीं क्या चल रहा था उनके मन में। काका ने जिद की तो उसने फ़ोन ले लिया और खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। काका वहीं पास ही थे। काका दरवाज़ा पीटते रहे, पर उसने दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर वह यही कहे जा रही थी कि शारदा मुझे माफ़ कर दो, शारदा मुझे माफ़ कर दो। काका भागकर पड़ोस में गए, लेकिन जब तक वह कुछ लोगों के साथ वापस आए, अनुराधा हमें छोड़कर जा चुकी थी। उसने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। काका ने फ़ोन करके मुझे बुलाया। हालांकि उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, फिर भी मैंने उसे गाड़ी में डाला और अस्पताल की ओर तेज़ी से जा रहा था। तभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और मेरी आखिरी कोशिश भी नाकामयाब रही। पोस्टमार्टम में साफ हो गया था कि अनुराधा की मौत कैसे हुई। पुलिस केस का मामला बना, लेकिन पुलिस वाले हमारी जान पहचान के थे और हमारे परिवार को बहुत अच्छे से जानते थे। साथ ही पड़ोसियों ने भी साथ दिया, और तुम्हारी माँ की मौत एक एक्सीडेंट साबित हो गई, जबकि हकीकत यह है कि उसने खुदकुशी की थी। संकल्प फूट फूट कर रोने लगा, और सृष्टि की भी आंखें भर आई। आखिर मेरी माँ का क्या दोष था, उसकी क्या गलती थी इन सब में, जो उन्हें यह सब सजा मिली। संकल्प ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। संकल्प के डैडी का सर झुक गया, उन्हें कोई जवाब ना देते बना। सृष्टि कुछ कहना चाहती थी, पर द्विधा में थी कि कहे या ना कहे। वह सोच रही थी कि संकल्प और उसके डैडी को यदि शारदा ताई के बारे में पता चले, और उन्हें यह भी पता चले कि वह जिंदा है, तो उनका क्या रवैया रहेगा। वह चाहती थी कि वह जल्द से जल्द शारदा ताई को जितेंद्र से मिलवा कर इस प्रेम कहानी को पूरा करे, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था
कि क्या और कैसे कहे। कहीं ऐसा ना हो सब उल्टा हो जाए। संकल्प ये ना सोचे कि सृष्टि ने उससे यह बात छुपाई। पर क्या करे, कुछ ना कुछ तो करना ही था। और संकल्प के डैडी, वह पता नहीं ताई को स्वीकार करेंगे कि नहीं। कमरे में सन्नाटा था। काका भी इस बीच नहीं आए क्योंकि वह दूर खड़े सब सुन रहे थे। दिशा दोनों बच्चियों को कमरे में लेकर बैठी थी। वो कभी टीवी पर कुछ चला देती तो कभी कहानियां सुनाने लग जाती। सृष्टि ने तय किया कि पहले वह ताई को सारी बातें बताएगी, फिर वह जैसा कहेंगी वैसा ही करेगी। क्या पता उनसे मिलकर सब खुश हो जाएं, और फिर हो सकता है कि ताई की वजह से जितेंद्र जी भी ठीक हो जाएं। अपने मन में यह ख्याली पुलाव पकाने के बाद बोली, डैडी जी आप फिक्र ना करें, सब कुछ जल्दी ही ठीक होगा। संकल्प अपनी माँ की मौत का सच जानकर सदमे में था। वह सोचने लगा कि दो सच्चे प्यार करने वालों को अलग करके उसके परिवार ने जो गलती की थी, उसकी सजा पूरे परिवार के साथ साथ उसकी माँ को भी भुगतनी पड़ी। संकल्प सोच ही रहा था कि पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। हेलो। जी हाँ। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। चलिए, कोई तो अच्छी खबर मिली। मैं जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। संकल्प ने फोन काटते हुए अपने डैडी से कहा, डैडी, पुलिस स्टेशन से एक अच्छी खबर आई है। वह किडनैपर पकड़ा गया। संकल्प के डैडी ने खुशी जताते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। संकल्प में विश्वास भरे शब्दों में कहा, हाँ डैडी, अब सब ठीक हो जाएगा और हम सब मिलकर साथ रहेंगे। और मैं जितेंद्र ताऊ जी से भी मिलने जाऊंगा। हाँ हाँ जरूर जाना, पर वह तुम्हें देखकर खुश होंगे कि नहीं ये नहीं कह सकता। संकल्प ने कहा, पूछा क्यों? तब वो बोले, बेटा बचपन में उन्होंने ही तुम्हें अपने पास आने से सख्त मना किया था। वजह मुझे तब भी नहीं पता थी और आज भी नहीं पता। इतने सालों बाद तुम्हें देखकर पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। हाँ डैडी, आपकी बात सही है, पर अब मैं उन्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। उनको अपने परिवार में वापस ला कर रहूंगा। संकल्प की बातों में उसके इरादे साफ झलक रहे थे, और संकल्प के डैडी के चेहरे पर भी संतोष के भाव साफ नजर आ रहे थे। संकल्प ने कहा, डैडी मैं पुलिस स्टेशन होकर आता हूँ। तब वे बोले, रुको, मैं भी चलता हूँ। संकल्प ने सृष्टि को आवाज दी, सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि जल्दी से बाहर आई। संकल्प ने उसे बताया कि पुलिस स्टेशन से फोन आया है और वो और डैडी वहीं जा रहे हैं। सृष्टि ने पूछा, क्या हुआ, कोई खास खबर? तब संकल्प ने बताया कि उनका मुजरिम पकड़ा गया। यह सुनकर सृष्टि भी बहुत खुश हुई। संकल्प और उसके डैडी पुलिस स्टेशन को चले गए और सृष्टि को मौका मिल गया ताई से बात करने का। दिशा पीछे पीछे आई और बोली, क्या हुआ दीदी, बहुत खुश लग रही हो। और बड़े साहब और भैया कहाँ गए हैं? दिशा, बहुत ही खुशी की बात है। तुम्हारे भैया ने बताया कि जिसने जीनल को किडनैप किया था वह पकड़ा गया। डैडी जी और संकल्प पुलिस स्टेशन गए हैं। तुम ना काका से कहकर बाजार से कुछ मीठा मंगवा लो, और रात के खाने में भी कुछ अच्छा बनाना। सबका मूड ठीक करना है। जी दीदी, मैं अभी पिताजी को बोल देती हूँ कि वो बाजार जाकर भैया के मनपसंद मिठाइयाँ ले आए। वाह दिशा, भैया की पसंद ही क्यों, मेरी या तुम्हारी क्यों नहीं? अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे आपकी पसंद नहीं पता ना, इसलिए। सृष्टि मुंह बनाकर बोली, हाँ तो तुमने पूछा भी तो नहीं। दिशा बोली, अच्छा दीदी, गलती हो गई। आप बता दो आपको क्या पसंद है, और हम आपकी ही पसंद अब बनाएंगे। सृष्टि जोर से हंसी और झट से बोली, अरे मुझे तो मोती चूर के लड्डू और भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। और अगले ही पल वो उदास हो गई और मुंह लटका लिया। दिशा ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर पूछा, अब क्या हो गया दीदी, अभी तो इतने ही खुश और अब मुंह सूजा लिया। उसके इतना कहते ही सृष्टि की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वह दिशा के गले लगती हुई बोली, आज माँ की याद आ गई। वह भी अक्सर मुझसे कहती हैं
कि आज तो सब तेरी पसंद का बनेगा। बता क्या क्या बनाऊं? दिशा, एक जमाना हो गया माँ को देखे, उनके हाथ की बनी भिंडी की सब्जी खाए। दिशा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो दीदी, भगवान ने चाहा तो आपकी यह तकलीफ भगवान दूर कर देंगे। आप अपनी माँ से मिलने जाना। अब सृष्टि उसे क्या बताए कि वह क्यों नहीं जा सकती अपने घर, क्यों नहीं मिल सकती अपनी माँ से। उसने एक लंबी सांस ली। उसे याद आया कि उसे ताई से भी बात करनी है। उसने दिशा से कहा, अच्छा अब तुम जाओ और काका से जरूरी चीजें मंगवा लो, और हाँ, दूध ले आओ। मैं तब तक बच्चों को कुछ खिला पिला देती हूँ, बहुत देर से ऐसे ही बैठे हैं। दिशा बोली, जी दीदी, मैं अभी जाती हूँ। और इतना कर वो तुरंत वहां से चली गई। सृष्टि ने देखा दोनों बच्चियां खेल रही थी। उसने उन्हें मुस्कुरा कर देखा और राहत की सांस लेते हुए खुद से बोली, आपकी बहुत याद आती है माँ। क्या सच में आप मुझे भूल गई हो? आपको जरा भी मेरी याद नहीं आती? उसने अपनी आंखें बंद कर अपने बचपन की गलियों में जाना चाहा, पर वापस लौट आई। दिशा बच्चों के लिए दूध और फल लेकर आ चुकी थी, साथ में चाय भी। अरे वाह, बड़ी जल्दी ले आई। हाँ दीदी, दूध तो पहले से ही तैयार रखा था। चाय को देखकर सृष्टि बोली, लाख लाख शुक्र है तुम्हारा, बहुत मन था, इसकी मुझे बहुत जरूरत थी। दिशा मुस्कुराई और बोली, पी लो दीदी, मैं किचन में जा रही हूँ और पिताजी बाजार जा रहे हैं। सृष्टि ने फल एक तरफ रखा और बच्चों को दूध पिलाया और साथ साथ अपनी चाय भी खत्म की। अब दोनों बच्चियां फिर से खेलने लग गई तो सृष्टि ने ताई को फोन किया। सृष्टि ने ताई को फोन किया और उन्हें घर आने के लिए कहा। तब ताई बोली, बेटा, जो दाग मेरे माथे पर लगा है उसे लेकर शरीफों के घर नहीं जाया जाता। तेरा घर बस गया, मैं बहुत खुश हूँ, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे घर परिवार और उसकी खुशियों पर कोई आ जाए। ताई, ये आप क्या कह रही हो? आप जानती हो संकल्प इन सब बातों को नहीं मानते, और डैडी जी भी अब बहुत बदल गए हैं। बेटा, समाज दो लोगों से नहीं बनता। माना कि संकल्प और उसके पिताजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये समाज वाले तुम्हें फिर कभी अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। तुम परेशान ना हो सृष्टि, मैं यहाँ ठीक हूँ। लेकिन ताई, आप भूल गई क्या कि क्यों मैं आपको यहाँ लाना चाहती हूँ? क्या आपको जितेंद्र जी से नहीं मिलना? सृष्टि के सवाल पर ताई ने अपने जज्बात अपने दिल में रोक लिए और फिर चुप रही। सृष्टि बोली, ताई बोलो, क्या आपको नहीं मिलना? क्या आप नहीं चाहती अपने प्यार के पास वापस जाना? ताई थोड़ी झुंझलाती हुई बोली, बेटा, कौन सा प्यार जिसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और फिर कभी पलटकर ही नहीं देखा? आज अगर वह मिल भी जाए तो क्या वह मेरा बीता वक्त, मेरा मान सम्मान, मेरी माँ वापस ला सकता है? बोलो सृष्टि। बहुत बड़ी कीमत चुकाई है मैंने इस गलत फहमी की कि वह मुझसे प्यार करते हैं, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं उनकी अय्यासियों का जरिया थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। नहीं ताई, यह गलत है। वह आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप, मैं जानती हूँ। आप आज भी उनसे प्यार करती हैं, आज भी आप उनका इंतजार करती हैं। ताई बोली, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं उनके बारे में जानती हूँ। क्या? ताई चौंक गई। तुम कब मिली? कहाँ मिली? अभी मिली नहीं हूँ, पर क्या सृष्टि बेटा, ताई यही सब तो बताने के लिए आपको घर बुला रही हूँ। आप एक बार आ जाओ, फिर आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज ताई, प्लीज बस एक बार। सृष्टि की बातों में जो विश्वास था वह ताई को भी महसूस हुआ। आखिर वह भी तो इतने दिनों बाद ही सही एक बार उस सूरत को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। वह बोली, अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक कमेंट करके बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।